नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कल्चर है सियासी, हम भी हैं आदिवासी। आदिवासी सियासत और सियासत जिस देश में चुनावी व्यवस्था इतनी मजबूत है कि पूरे 5 साल अलग अलग प्रकार के चुनावों की प्रणाली से हम घिरे रहते हैं, तो वहाँ जाहिर है राजनीति एक संस्कृति की तरह हमारे इर्द गिर्द नज़र आती है। और फिर समाज का जो वंचित वर्ग है उसे लेकर सियासत का एक अलग लेवल होता है। अब ये बात इतनी सामान्य हो गई है कि इसको कहने में, सुनने में, समझने में भी कोई चौंकाने वाली बात नहीं लगती है। बहरहाल पहले इस विषय को ज़रा समझिए आप। और होली जबकि हमारे मुहाने पर खड़ी है, उसकी ढेरों शुभकामनाओं के साथ सपरिवार आप सभी को, सारे व्यूअर्स बंसल न्यूज़ के जो हैं उनको, आप होली के रंग में रंगे हुए होंगे इस समय। जाहिर है रंगना ही चाहिए, त्यौहार ही ऐसा है, चाहे आप किसी भी धर्म और समुदाय से क्यों ना हो, ये त्यौहार ही ऐसा है कि त्यौहार सबका अपना है। तो पहले आप उसी रंग में रंगे हुए ये देखिए हमारी रिपोर्ट, और रिपोर्ट के बाद हम आपको ले चलेंगे इसी सब्जेक्ट से जुड़ी डिबेट की तरफ। ढोल मादल की थाप और रंग बिरंगी वेशभूषा में थिरकते आदिवासी निमाड़ का भगोरिया उत्सव अपने अनोखे सांस्कृतिक रंगों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। और इस साल भगोरिया में एक रंग और जुड़ गया और वो है सियासत का रंग। जी हाँ, इस बार भगोरिया मेले में बीजेपी और कांग्रेस की पूरी लीडरशिप पहुंची। बीजेपी ने तो बड़वानी में कृषि कैबिनेट ही आयोजित की और उसके बाद मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों ने भगोरिया के आयोजन में शामिल होकर आदिवासी समाज को एक संदेश देने की कोशिश की। तो मेरी अपनी ओर से सभी भाई बहनों को भगोरिया हाट की बधाई, इस त्योहार के साथ होली की बधाई, कृषि कैबिनेट के अलग अलग किसान कल्याण के सभी कामों की बधाई। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर जहां पूरी सरकार भगोरिया में पहुंची तो कांग्रेस भी मोर्चे पर आ डटी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आदिवासियों के साथ मादल पर थाप देकर आदिवासी हितैषी होने का दावा ठोका। कांग्रेस अब आदिवासियों के साथ अपना सांस्कृतिक जुड़ाव दिखाकर अपने सालों पुराने वोट बैंक पर फिर से पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। केवल ये राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस वहाँ पे इनने मनाया तो ये तो आदिवासी हैं ही। जीतू पटवारी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस ने हमेशा से आदिवासियों के हित की बात की है, इसलिए वहाँ पर गए थे। और मध्य प्रदेश की 47 आदिवासी सीटें हमेशा से सरकार बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाती आई हैं। खासतौर पर मालवा निमाड़ में पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने आदिवासी वोट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई है और अब कांग्रेस भी यहां ताकत लगाने की कोशिश में है। लिहाजा होलिका उत्सव के जरिए वो इस वर्ग से जुड़ने की कोशिश कर रही है और आने वाले दिनों में ये सांस्कृतिक सियासत और भी परवान चढ़ सकती है। तो देखा आपने कि किस तरह दोनों ही पार्टियों की उपस्थिति उस पर्व में, जो होली के पहले एक लोक संस्कृति की अलग छटा बिखेरता है, जिसका नाम है भगोरिया, जो मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल मालवा अंचल के झाबुआ, निमाड़, बड़वानी इन ज़िलों में फैला हुआ है। और इसकी गंध और सुगंध इतनी मादक और मधुर है कि जो कोई इस मेले में शामिल होता है, जिसका नाम है भगोरिया, वो इसी का हो जाता है। और वहाँ मुख्यमंत्री भी थे, वहाँ नेता प्रतिपक्ष भी थे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी थे, मध्य प्रदेश की पूरी कैबिनेट भी थी। उमंग सिंगार जी और कैलाश विजयवर्गीय जी के बीच बड़ा दिलचस्प संवाद भी हो गया। वहाँ दोनों आपस में टकराए विधानसभा सत्र के बाद, तो उनकी भी बड़ी दिलचस्प चर्चा हो गई। तो जाहिर है कि कोई पीछे हटना नहीं चाहता। और आदिवासी और किसान, ये ऐसा मसला है कि दोनों ही दल मध्य प्रदेश के, बीजेपी और कांग्रेस, आगे बढ़कर लुभाने की सियासत में नज़र आते हैं। हमारे सवाल देख लीजिए, क्या मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक सियासत की एक नई शुरुआत हुई है? भगोरिया के ज़रिए दोनों पार्टियां आदिवासी वोट बैंक को साध रही हैं। आदिवासी वोट को लेकर आने वाले दिनों में क्या राजनीति, सियासत और गरमाएगी? ये हमारे सवाल हैं। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी,
पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ अजय धवले जी हैं, युवा नेता हैं, कामयाब एडवोकेट हैं, विद्वान अधिवक्ता हैं, और हमारे चौधरी साहब भी विद्वान अधिवक्ता वरिष्ठतम हैं। तो बढ़िया जोड़ी है आज दोनों की। अजय जी आपका बहुत स्वागत है। और जय नागड़ा जी हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से, उम्र के लिहाज से उतने नहीं जितने कार्य के लिहाज से, उनका बहुत स्वागत है। और आप तीनों को होली की सपरिवार बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ जय जी, जिस तरह का ये मंज़र हमने देखा, ये नज़ारा हमने देखा, ख़ास तौर से बड़वानी में, और तमाम बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता, पूरी कैबिनेट, नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, तो जाहिर है अब एक सांस्कृतिक सियासत और लोक पर्व और त्यौहार तक पहुंचने की एक जद्दोजहद बीजेपी और कांग्रेस की नज़र आ रही है। मध्य प्रदेश में क्या कहेंगे जी? शरद जी, यदि मैं बात कहूँ, इस समय बहुत सारी हमारी राजनीति रियल से लेकर रील पर जाके सिमट गई है। और मुझे लगता है कि रील बनाने के लिए इससे अच्छा आपको क्या मिल सकता है, इतना कलरफुल, जिसमें संगीत हो, जिसमें सब कुछ हो। तो ये रील पर ज्यादा केंद्रित है। तो मुझे लगता है कि ये बात सही है कि बहुत कलरफुल और ये सब चीजों के साथ दृश्य देखने में बहुत अच्छा लगता है, और संस्कृति से जुड़ना हमेशा उसकी अपनी एक महक होती है। अब बात जहां तक राजनीति की है, तो जब तक आप राजनीति की यदि बात कर रहे हैं, क्या हम उन आदिवासियों का उस तरह से उत्थान कर पा रहे हैं, क्या उनके लिए काम कर पा रहे हैं? वहां तो फिर काम ही काम मायने रखेगा। ये चीजें अच्छी लगती हैं, जुड़ने का एक मौका देती है, लेकिन जुड़ने के बाद क्या हम उतने गंभीर हैं उनके सवालों को लेके, उनके काम को लेके? वहीं आकर के फिर आपकी सही मायने में आप आदिवासियों के लिए क्या कर रहे हैं, ये सामने आ पाए। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश जो है, यहाँ पे आदिवासियों का एक बड़ा तबका है जो सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोनों दलों की निगाहें तो उन पर है ही, और उनको जोड़ने में निश्चित रूप से लगी हुई है। जी बिल्कुल सही कहा जय जी आपने। और आपको याद होगा कि युवा तो आप और हम अभी भी हैं, लेकिन मतलब एक जो कॉलेज की उम्र थी उसमें उल्टा पुल्टा और फ्लॉप शो, जसपाल भट्टी साहब के बड़े मकबूल शो थे ये दो। और आजकल के जो सोशल मीडिया के मैनेजर्स हैं, वो हमारे माननीय राजनेताओं को और सभी को, सेलिब्रिटीज़, फिल्म, क्रिकेट, यही सलाह देते हैं। अगर जसपाल भट्टी साहब के अंदाज में कहें तो, हुजूर आप होली के थोड़े रंग खरीद लें, और रंग खरीदते हुए कहीं जाकर थोड़ी सी चाय पी लें। ओ कसम से ऐसी रील बननी है, ऐसी रील बननी है कि मिलियन में व्यूज़ आने हैं सर जी। तो ये वाकई आपने सही कहा कि राजनीति रियल तो है, रियल से रील पर भी पहुंच जाती है। और यही वजह है कि मादल के साथ थिरकेंगे सर जी, ऐसी रील बनेगी, कमाल हो जाएगा जी, कमाल हो जाएगा पूरा। तो ये भी चल रहा है मामला। बहरहाल दोनों ही पार्टियां आगे बढ़ चढ़ कर चल रही हैं। अजय जी, बिल्कुल सही बात है, राजनेता हैं, प्रेशर भी है, और रील का प्रेशर भी है, परफॉर्मेंस का प्रेशर भी है, और कई बार रील और परफॉर्मेंस मिल भी जाते हैं आपस में। ऐसा लगता है कि रील परफॉर्मेंस ले आएगी, या परफॉर्मेंस है तो रील अच्छी बननी चाहिए। कैसे देखते हैं आप आदिवासियों के प्रति बीजेपी लगातार संजीदगी से आगे बढ़ रही है, और किसानों के प्रति भी 27,000 करोड़ से ज़्यादा की घोषणाएं नांगलवाड़ी में हुई हैं, जो एक किसानों के प्रति भी आपके कमिटमेंट की तरफ जाती है बात। लेकिन और जो गहराई से इस तरफ आगे बढ़ना है, कैसे आप देखते हैं? और सांस्कृतिक सियासत पर भी एक टिप्पणी आपकी। जी शरद जी, सर्वप्रथम आपको बंसल न्यूज को, सारे दर्शकों को एवं साथी पैनलिस्ट को रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। निश्चित तौर पे आपका जो आज का विषय है, ये मध्य प्रदेश में हमेशा से डिबेट, डिस्कोर्स और डायलॉग का विषय रहा है कि जनजातीय पॉलिटिक्स का मध्य प्रदेश की राजनीति में किस प्रकार का कंट्रीब्यूशन है, या किस प्रकार से उस पॉलिटिक्स को भुनाया जाता है। लेकिन आप देखेंगे, जब से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में पॉलिटिक्स ऑफ कमिटमेंट का दौर शुरू किया है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी उस पॉलिटिक्स ऑफ कमिटमेंट से बंधी है। मध्य प्रदेश में 2003 से हमारी सरकार है। निश्चित रूप से हमारा यह दायित्व था कि उस वर्ग के कल्याण के लिए हमारी प्रतिबद्धता थी, और उसी प्रतिबद्धता के साथ में 20 वर्षों में हमारी सरकार ने काम भी किया है। इस देश में 1999 में श्रद्धेय अटल जी ने जब पहली बार जनजातीय विभाग का कॉन्स्टिट्यूशन किया था, और उसके लिए सेपरेट बजट अलॉकेट करके फिर उस वर्ग के लिए जो नीतियां बनी, तो कहीं ना कहीं आप भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यदि आप समझेंगे, तो आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने
जिस कमिटमेंट के साथ में जो त्योहार भगोरिया का मनाया जा रहा है, ये दशकों से उपेक्षित हमारी कल्चरल आइडेंटिटी जो है, सांस्कृतिक पहचान है, उसको पुनर्स्थापित करने का एक काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त कर किस प्रकार से जनजातीय गौरव को सरकारों ने स्थापित करने की आवश्यकता है, और एक राष्ट्र के प्रमुख विमर्श का ये विषय होना चाहिए, जिसको हम कहेंगे कि मेन स्ट्रीम का ये डिस्कोर्स इसलिए भी होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यदि बात कर ले तो लगभग 22% से अधिक जनजातीय समुदाय का यहाँ उनका मध्य प्रदेश के विकास में कंट्रीब्यूशन है। भगोरिया को केवल एक मेला न मानते हुए एक हमारी अटूट आस्था का प्रतीक है, जिसको एक राजकीय पर्व और उसके माध्यम से किस प्रकार से जनजातियों की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए, उस संस्कृति को कहीं ना कहीं जो लुप्त होते जा रहा था उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करने का काम सरकार ने किया है। तो यदि इस लिहाज से देखा जाए, जैसा कि अभी मैं कांग्रेस के जो एक बाइट चल रही थी पीसी शर्मा जी की, उसको सुन रहा था, तो उनके लिए देखिए, हमारे लिए कभी भी जनजातीय वर्ग वोट बैंक का और चुनावी प्रबंधन का हिस्सा नहीं रहा है। आइडेंटिटी और डिग्निटी सुनिश्चित करने का भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया है, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है उस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को मध्य प्रदेश के जो जनजातीय समुदाय है वो अपने जनादेश के माध्यम से हमेशा से आशीर्वाद भी देते रहा। जी, बड़े फर्राटे से आपने तमाम चीज़ों का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उसमें आंकड़े भी हैं, उसमें दलील भी है, उसमें तर्क भी हैं, और अब बारी है एक ऐसे राजनेता की जो जितने संजीदा हैं, गंभीर हैं, तर्क के भी धनी हैं, और अपनी ख़ास गरजदार आवाज़ में जब वो बोलेंगे तो सुनने का आनंद ही अलग है। चौधरी साहब, आप अपने युवा मित्र और प्रस्तुत करिए, जैसे अदालतों में हमने फिल्मी अदालतों में सुना है, मेरे काबिल युवा दोस्त ने जो दलील दी है, शरद जी। जी चौधरी साहब, स्वागत है जी। हाँ, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, आपको भी। और जिस बेहतर तरीके से भाई अजय जी ने प्रस्तुति की है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। वाह। विषय ये है कि मध्य प्रदेश का मूल निवासी कौन है। मूल निवासी मध्य प्रदेश के आदिवासी जनजाति। अभी मैं सुन रहा था भाई को, ये हिस्ट्री उठा के देख लें, मैं तो 1990 से विधानसभा में रहा। ये एसटी का जो बजट का प्रावधान अलहदा किया गया, एक विशेष प्रारूप रखा गया, ये इंदिरा जी के समय से रखा गया। नेहरू जी के टाइम पे इसमें निर्णय लिया गया था कि हम जनजातियों की, विशेष रूप से जनजातियों जी, अनुसूचित जात की नहीं, विशेष रूप से जनजाति जो हिंदुस्तान में है, उस वर्ग के लिए हमारा जो बजट एलोकेशन होगा वो अलग होगा। और मुझे इस बात का गर्व है कि कांग्रेस की सरकारों ने ये निर्णय लिए कि आदिवासी का बजट कोई दूसरी जगह खर्च नहीं किया जाए। लेकिन पिछले कई वर्षों से देखने में भी आया है कि जो आदिवासी का बजट जितना होना चाहिए था अलीराजपुर में और उधर झाबुआ में खर्च, वो उतना उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। देखिए, होली है, भगोरिया उनका त्योहार है, और हर वर्ग का, हर धर्म का, हर समाज का अपना अलग अलग एक वो है त्योहार मनाने का तरीका। और मध्य प्रदेश इसी खूबसूरती के लिए जाना जाता है द्विवेदी साहब कि यहाँ पे हर जात, हर वर्ग के लोग और बड़े खुश मिजाज तरीके से रहते हैं। लेकिन राजनेताओं को मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, कई मेरे साथ के हैं, कई मेरे जूनियर हैं, लेकिन होली के मौके पे सारी कटुताएं भुला दी जाती हैं। अपनी जबान पे एक अच्छी भाषा लेके आए, एक मीठी भाषा लेके आए, और कटुता की अगर बात कभी जीवन में आ भी गई है द्विवेदी साहब विधानसभा में, तो उसको सार्वजनिक जीवन में और मंचों पे ना उतारें। ये गंदी परंपरा का आवाहन है जो भगोरिया कार्यक्रम में भी सुनने को मिल रहा है मुझे, जो मैं देख रहा हूं कि राजनेता लोग दूसरे के कार्यक्रम को अच्छा बनाने जा रहे हैं या अपनी मन की भड़ास निकाल रहे हैं, अपनी गंदी भाषा का उद्दलित कर रहे हैं उनके बीच में। इससे उनका मनोबल गिरेगा कि आप हमारे बीच में इसलिए आए हो कि आप ऐसी भाषा इस्तेमाल करो। इसलिए हमारा यह दायित्व है। जहां तक कृषि कैबिनेट की बात की, आपको ध्यान होगा कृषि कैबिनेट आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने भी की थी, लेकिन उसका अमली जामा कुछ नहीं हुआ, उसका लबो लबाब कुछ नहीं निकला। और मध्य प्रदेश आज भी ईश्वर की ऐसी कृपा है कि इस बार मध्य प्रदेश में फसल बहुत अच्छी है, और अगर ठीक से घर में आ गई तो ये वास्तव में होली बहुत शुभ हो जाएगी किसानों की। लेकिन सरकारों के दायित्व क्या है? सरकार क्या कर रही है? क्या हम खरीदी टाइम पे कर रहे हैं? क्या सरसों के लिए ऐलान कर दिया है? क्या हमने बोनस गेहूं का जो देना चाहिए था वो बढ़ाया है? आज हमने डिक्लेरेशन किया है? ये सारी चीजें इस बात की तरफ इंगित करती हैं कि हम ओके। जी चौधरी साहब, एक तो अच्छी बात ये लगी कि आप राजनीतिक सरहदों में नहीं उलझे, जो आपकी विद्वता को और आपके
बड़ी सोच को दर्शाता है। फिर एक बार आपको मैं धन्यवाद देता हूं इसके लिए कि आपने राजनेताओं शब्द का प्रयोग किया। मैं फिर ध्यान आकर्षित करूंगा देखने वालों का, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी वाणी कांग्रेस की सीमा पर अटक रही है या भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करते हुए जा रही है। ये चीज़ भारतीय राजनीति का बहुत अहम चेहरा है और मुझे बहुत खुशी है कि 2026 में होली के अवसर पर ये फिर गूंजी है। बहुत अच्छी बात है और ईश्वर करे। और अजय जी उसी परंपरा के युवा राजनेता हैं जो शालीनता और सज्जनता को कभी विस्मृत नहीं करते हैं, भूलते नहीं हैं। और आज का पैनल इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी का स्तुत्य है, प्रणम्य है। माफ़ कीजिएगा हिंदी थोड़ी सी अगर क्लिष्ट हो गई हो, मतलब बहुत अच्छा है युवा पीढ़ी जेन जी के लिए मैं कहूँ तो। जय जी, देखिए कितनी अच्छी बात सामने आई है। दोनों राजनेताओं ने पूरी भद्रता से अपनी बात कही, एक दूसरे पर चोट भी की है तो वो चोट नहीं है, वो विचारजन्य टिप्पणियां हैं जो उनकी अलग अलग राजनीतिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती हैं और यही होना ही चाहिए। यही पक्ष और विपक्ष का। अब भाषा का स्तर जिस तरफ और जहां चला गया है वो एक अलग बात है और सही बात है कि हम अगर किसी जनजाति के सांस्कृतिक किसी बहुत महत्वपूर्ण समारोह में जा रहे हैं तो वहां जाकर तो राजनीति की बात जीरो हो जानी चाहिए। वहां तो एक मस्ती का ही गान होना चाहिए, वहां बहुत उन्हीं के बीच घुल मिल जाने की एक कोशिश होनी चाहिए। जी जय जी। चलो जी, अभी जो आपने बात कही वो अभी थोड़े दिन पहले ही एक वीडियो वायरल था मुख्यमंत्री जी का। कहीं एक कार्यक्रम में एक मंत्री जी भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा भाई भगोरिया है या तो गीत संगीत का बंद करो, ये भाषण नाचो कौन सुन रहा है, और उन्होंने भाषण बंद करवा के तो किया। ये बात सही है कि ये जो दौर है तो ये सारी चीजों में संगीत को, उस संस्कृति को आनंद, सभी को उसमें आनंद में डूबने का अधिकार है और यहाँ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब ये बात सही है कि आदिवासियों को लेकर के जितनी सरकारें, चाहे मैं कांग्रेस की बात करूं या बीजेपी की बात करूं, वर्तमान सरकार की, जितने दावे होते हैं और वास्तविक तौर पे क्या हम उनके जीवन में परिवर्तन ला पाते हैं? यदि हम देखें आंकड़ा एक इसमें सप्लीमेंट्री, जय जी माफ कीजिएगा मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, सप्लीमेंट्री ये है कि पहले इस वर्ग से दोनों ही पार्टियों में आपको याद होगा कि धाकड़ नेताओं की एक श्रृंखला थी। आज हम नजर डालते हैं तो विक्रम जी नजर आते, डॉक्टर भूरिया नजर आते हैं, कांतिलाल भूरिया जी के पुत्र हैं जो। उधर नजर डालते हैं तो फग्गन सिंह कुलस्ते और विजय शाह जी, ये दो ही चेहरे बीजेपी में चमकदार नजर आते हैं। जबकि आपको याद होगा इसके पहले निर्मला भूरिया जी के पिताजी और तमाम एक बड़े नेताओं की आपको पूरी श्रृंखला नजर आती। तो अगर आदिवासियों के हितों की बात है तो दोनों दलों की ये भी जिम्मेदारी है कि वो इम्पोर्टेंट युवा लीडरशिप को आगे लेकर आए, दोनों ही पार्टियों के जरूरी है ये। नहीं, ये बात सही है कि जिस तरह का आदिवासी नेतृत्व उभरना चाहिए और जिस तरह से आदिवासियों का उत्थान होना चाहिए वो बदलाव नहीं दिखता। देखिए, इतना पैसा, अरबों रुपए की योजनाएं आने के बाद भी यदि हम आदिवासियों के बीच का कुपोषण नहीं दूर कर पा रहे, तो दूसरा, आज भी आदिवासी पलायन के लिए अभिशप्त है। मध्य प्रदेश का आदिवासी रोजगार के लिए बाहर जा रहा है। ये बेसिक चीजों पे यदि हम काम नहीं करते तो ठीक है, आप दिखावे के लिए उनके साथ नाच गा ले, उनके साथ भोजन कर ले, अच्छी बात है, लेकिन मूल रूप से जो सवाल है उस पर ध्यान होना चाहिए। और आप करोड़ों रुपए की वो सारी योजनाएं कर देते हैं, बिल्डिंगों पे खर्च हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन उनके जीवन में बदलाव नहीं आता। मुझे लगता है कि सबसे मूल सवाल ये है कि उनके जीवन में किस तरह का बदलाव आया और क्या वहां पे ये सवाल एक बड़ा है जो इसका जवाब राजनीतिक पार्टी को देना चाहिए, क्योंकि वो उन पर भरोसा करते हैं, उन पर उनका नेतृत्व निर्भर करता है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और मैं ये फिर कहूँगा कि दोनों ही सरकारों की अपने अपने समय की, कांग्रेस की तत्कालीन सरकारों की और बीजेपी की जो लगातार 2 दशक से ज़्यादा की, आपकी प्रतिबद्धता पर किसी को संदेह नहीं है। कोई भी पार्टी अपने कमिटमेंट में टुवर्ड्स द पब्लिक वो कभी फेलियर नहीं होना चाहती। हाँ, आपके जो मनोभाव हैं, आपकी जो योजनाएं हैं, उनका ज़मीनी क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन कितना अचूक है और कितना रिफाइंड है। जैसे हम प्रधानमंत्री जी को देखते हैं और जो परसेप्शन और जो व्यूज़ सामने आते हैं कि वो हर योजना का बड़ा गहरा अध्ययन करके, और जो उसकी एग्जीक्यूशन की एजेंसी है ब्यूरोक्रेसी, उसके साथ बहुत मीटिंग्स करते हैं, बैठते हैं। मुझे लगता है ये कल्चर बीजेपी अडॉप्ट करके आगे बढ़ी रही है, लेकिन और इसको मजबूत करने की ज़रूरत है। अजय जी, आप जिस रीजन से आते हैं, महाकौशल
वहाँ बहुत आदिवासी नेताओं की श्रृंखला रही है और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि जो भी योजनाएं इस वर्ग की हैं वो कांग्रेस और बीजेपी के तमाम जो प्रमुख आदिवासी नेता हैं वही अंदर तक पहुंचाएंगे। इस पर भी एक छोटी टिप्पणी और कुछ सवाल खड़े किए चौधरी साहब ने कि घोषणाएं होती रहीं, कृषि कैबिनेट होती रही, लेकिन उसके फ्रूट्स जो हैं वो कैसे पहुंचेंगे, ये कितनी ईमानदारी से आप सुनिश्चित करेंगे? शरद जी, सबसे पहले तो जो अभी तक की जो डिबेट में जो पॉइंट निकल के आ रहा है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन समाज को, तो देखिए सांस्कृतिक अभ्युदय हम अपने आप में निश्चित तौर पे ये करने का काम है, लेकिन चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो या मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यदि बात कर ले तो जिन जहां पे जिस प्रकार का समाज का पॉपुलेशन है वो उस प्रकार का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की उसको देना सभी राजनीतिक दलों का काम है। दूसरा, हम जब बात कर रहे हैं कि इस मेन स्ट्रीमिंग की बात जब हम करते हैं कि जनजातीय समुदाय का मेन स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, भगोरिया पर्व को हमारे सामान्य लोग भी जाने, उस पर्व की क्या महत्वता है, उस पर्व के माध्यम से किस प्रकार से समाज एकत्रित होकर आनंद का उत्सव मनाता है, वो भी हम सभी को समझने की आवश्यकता है। लेकिन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैंने शुरुआत में ही जो कहा था कि पॉलिटिक्स ऑफ कमिटमेंट का एरा है। पॉलिटिक्स ऑफ कमिटमेंट के एरा में आपके आंकड़े इस बात को स्पष्ट करते कि आपने काम किया है नहीं किया। इस देश में 70 वर्षों के बाद में सरकारों को सिकल सेल एनीमिया मिशन लाने की आवश्यकता पड़ी। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक लोगों का सिकल सेल का स्क्रीनिंग हुआ, उनको कार्ड बटे। यह क्यों आवश्यकता पड़ी शरद जी? क्योंकि आज वास्तविक रूप से उस समाज की वो जो स्वास्थ्य की परेशानी थी उसको किसी ना किसी सरकार ने नजरअंदाज किया था। तो दूसरा जो विषय हम बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है कि वहां तक के सड़कें पहुंचे, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, वो बहुत आवश्यक चीज है कि कहीं ना कहीं उनके मेनस्ट्रीमिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत आवश्यक चीज है। दूसरा, हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से हमने सुनिश्चित किया है कि पक्के घर उनको मिले। हमने आयुष्मान योजना के माध्यम से सुनिश्चित किया है कि उनके हेल्थ कार्ड बने, 5 लाख रुपए तक का उनको निःशुल्क इलाज मिले। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें तो पैसा एक्ट का प्रभावी क्रियान्वयन, जल जंगल जमीन का मालिक जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं निर्णयों में सहभागिता सुनिश्चित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिक्स, जिस प्रकार से चौधरी राकेश सिंह जी ने कहा, क्योंकि वो खुद जमुना देवी के साथ में डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन रह चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में देखिए किस प्रकार की एक हम कहेंगे कि हास्यास्पद परिस्थिति थी। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में जमुना देवी जी का सदन में खड़े होकर स्टेटमेंट था कि अपमान के घुट पीने पड़ गए। तो जब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इतना स्टॉलवर्ट लीडर को यह कहना पड़े, और उस सरकार में चौधरी राकेश सिंह जी मंत्री भी हुआ करते थे, तो इस प्रकार के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को, उन स्टॉलवर्ट लीडर को अपनी अपनी पहचान देने की आवश्यकता है, उनके माध्यम से नीतियां बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो समाज से बिलोंग करते हैं। जी चौधरी साहब, लीडर्स कई रहे उस दौर के, प्यारे लाल कंवर साहब का भी नाम आता है, मेरे ख्याल से वो भी ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। शिव भानु सिंह सोलंकी याद आते हैं, मेरे ख्याल से वो भी इसी कम्युनिटी से थे जी, और जमुना देवी का नाम तो लिया ही है। लेकिन ये आरोप उस समय भी लगते रहे कि ये सब हाशिए पर थे या इनकी पीड़ाएं थी, जो बताता है कि डिप्टी सीएम जैसे पद पर रहने के बाद भी कहीं ना कहीं वो पीड़ा दूर नहीं होती। ये खैर एक अलग विषय पर फिर कभी चर्चा होगी, लेकिन ये जरूर है कि आदिवासी अभी भी अपने हक और अपने अधिकार के लिए राजनीति में भी संघर्ष करता नजर आता है, और जब वो डीबीटी या बेनिफिट स्कीम की बात करता है तब भी ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से उस पर, क्योंकि यहाँ क्रियान्वयन की जो बात करें वो हालांकि नौकरशाही का जिम्मा है, लेकिन फिर भी अपनी राय रखिए इस पर। जी हाँ, बहुत बढ़िया डिबेट कर ली है, और अजय जी ने बात वास्तव में सही कही है कि राजनीतिक आपने क्या उनको दिया आदिवासियों को मध्य प्रदेश में। ये बहुत बढ़िया विषय उन्होंने उठाया कि हम उनकी संख्या के अनुसार उनको कहाँ नेतृत्व दे रहे हैं। मैं 2000 की बात करता हूँ, जब अलहदा हुआ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जी, कांग्रेस ने कांतिलाल भूरिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष बनाया, जमुना देवी को नेता प्रतिपक्ष बनाया। क्या इसके एवज में भारतीय जनता पार्टी ने किसी आदिवासी को नेता प्रतिपक्ष या प्रदेश अध्यक्ष बनाया मध्य प्रदेश में? अपने गृहबान में झांक कर देखें कि आप आदिवासियों के प्रति कितने संजीदा। अविभाजित मध्य प्रदेश में मुझे ध्यान आता है राकेश जी की नंद कुमार साय जी रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष। मैं बात कर रहा हूँ अलहदा मध्य प्रदेश की हुजूर। जी नंद कुमार सहाय साहब जब रहे हैं तब संयुक्त मध्य प्रदेश था। हाँ, ये ठीक है जी सर। तो कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों को उनके सम्मान के अनुरूप अपने राजनीतिक ओहदे पर भी रखा, उनको इज्जत दी है। लेकिन अन्य पार्टियों ने, मैं भारतीय जनता पार्टी का नाम ना लेके, अन्य पार्टियों ने मध्य प्रदेश के आदिवासियों को कोई भी
मुकद्दस जगह, जो प्रतिष्ठित जगह है, नेता प्रतिपक्ष की है, प्रदेश अध्यक्ष की है, वहां मुख्यमंत्री की है, वहां मध्य प्रदेश में नहीं बिठाला। इसलिए निर्णय जनता करेगी कि कौन आदिवासी का हितैषी है, कांग्रेस या बीजेपी। जल्दी से अजय जी एक टिप्पणी इस पर जवाब दे दीजिए आप जी, फिर मैं जय जी का रिएक्शन लूंगा। क्विक रिएक्शन, 10 सेकंड 15 शरद जी, आपकी हमारी सबकी जानकारी के लिए मध्य प्रदेश से ही अभी माननीय 2 हमारे जो लोकसभा के सांसद है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट में मिनिस्टर है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात, पार्टिसिपेशन की बात हमने ईश्वर की है। हम तो आग्रह करने की जिन्होंने दशकों तक के इस देश में शासन किया, उनकी जो नीतियां थी वो कहीं ना कहीं ऐसी नीतियां थी जिन्होंने सिर्फ वोट बैंक समझा। हम तो उनका रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित कर रहे हैं, हम उनको सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो निर्णयों में सहभागी हो। जी देखिए, एक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि राजनीति कई जगह आकर ठिठक जाती है जाति पर, और फिर ये बात आ जाता है कि हमने पूरे जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखा है। जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन में एक हमारी संविधान सम्मत व्यवस्था है रिजर्वेशन की, इसी तरह से निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों को इस हदबंदी से राजनीति में भी बाहर निकलना होगा, और उन्हें समाज के वंचित वर्ग के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति हो या जनजाति हो, इनके लिए प्राइम पोस्टिंग का प्रोविजन अपनी अपनी पार्टी में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वक्त की मांग है। आपको इससे विचलित न हुए बिना, जिस तरह संविधान में हमने आरक्षण की व्यवस्था को अनइंटरप्टेड जारी रखा है, आप यहाँ भी वो प्रयास करें कि ये, मैं नहीं कहता, ये हम नहीं सोचते हैं कि ये व्यवस्था बिल्कुल उस तरह से हो जाए कि सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाए, लेकिन फिर भी अगर आप उनकी आवाज़ को प्रमुखता से स्थान देंगे तो निश्चित तौर पर इस कम्युनिटी को बहुत फ़ायदा होगा। उनके लिए योजनाएं और बेहतर तरीके से नीचे तक पहुंचेंगी और तमाम चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। इसका संतुलन ज़रा अच्छे ढंग से बैलेंस करते हुए अगर राजनीतिक दल आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छे से आज एक विचारवान डिबेट की तरफ हम आगे बढ़े। फिर एक बार शुभकामनाएं आप सभी को होली की। बहुत धन्यवाद जय जी, धन्यवाद राकेश जी और धन्यवाद अजय जी। आगे